इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। मगर मौत खुद तुमसे पनाह मांगेगी। इसके दिमाग में जॉन स्मिथ की हमायत का गरूर घुसा हुआ था जिसका ज़ाइल होना जरूरी था। मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, सुनो एमजी, मुझे मालूम है कि तुम कई बापों की औलाद हो। तुम्हारा पहला बाप वो था जो तुम्हारे शायद पैदा होते ही शर्म और सदमे से मर गया था। दूसरा अकरम इलाही था जिसने तुम्हें दौलतमंदी की राह दिखाई। तीसरा मकबूल चौधरी था जिसने तुम्हें गोद लिया और चौथा वो गोरा है जिसने अब तुम्हारे सर पर हाथ रखा है। तुम्हारी पूरी हिस्ट्री हमारे सामने है। तुम्हें अपने बारे में कोई खुश फहमी नहीं रहनी चाहिए। मेरी जुबान से तरतीबवार वो सब सुनकर मुराद सख्ते किसी कैफियत में आ गया। फिर उसके दाने से कमजोर सी आवाज बरामद हुई, एमसी, इसका मतलब है मुझसे तुमने बात की थी। तुम पहले मकबूल चौधरी के खास आदमी बनकर मुझे बहलाते रहे और जब मैं तुम्हारे जाल में नहीं आया तो तुम खुद आवाज बदल कर मकबूल चौधरी बन गए। तुम मुसलसल मेरा पीछा कर रहे हो। गैर मुल्की टुकड़ों पर पलने वालों का पीछा करना हमारी हॉबी है और तुम तो बिल्कुल आवारा कुत्ते हो। जानते बूझते हुए जॉन स्मिथ के पास गए थे कि ताकि इस मुल्क की बेखुनी के लिए उससे ताज़ा हदायत ले सको। मैंने उसकी बात काट कर कहा। सुल्तान शाह ने फिर बेरहमी से उसकी टांग हिलाई और वो अज़ियत से दोहरा हो गया। सुल्तान शाह दांत पीसते हुए बोला, यह तुम्हारे करतूत हैं। तुम बाहर के पैसे पर पलने वाले गद्दार हो जिसकी सजा मौत से भी कुछ ज्यादा होनी चाहिए। यह गलत है, झूठ है। मैंने बाहर से कोई रकम नहीं ली। फ्रीडम इंटरनेशनल वाले सहरा की मदद कर रहे थे, वो भी इसी गलीज जोड़ से सैराब हो रहे थे जिसमें तुम डुबकियां लगा रहे हो। मैं कसम खा रहा हूं, मैंने जानबूझकर बाहर से कोई मदद नहीं ली। उसके औसान खता होने लगे। तुम एतराफ कर चुके हो कि तुम बीच के आदमी थे। मैंने सपाकी से कहा, अकरम और मकबूल से रकम लेते थे और अपना कमीशन काट कर कृष्ण कुमार को बढ़ा देते थे। यह सफेद झूठ है। अगर इसे सच मान लिया जाए तब भी तुम साजिशी हो। तुम्हें मालूम था कि कृष्ण इस पैसे से नियाज शोर में एक मुफ्त तरबियती कैंप चला रहा है। हथियारों के इस्तेमाल और दहशतगर्दी की तरबियत देने वाला वो कैंप मुल्क के दोस्तों का नहीं हो सकता। वहां जुल्म और ज्यादती के खिलाफ हथियार उठाने की तालीम दी जाती है, जुल्म करने का सबक नहीं दिया जाता। तुम झूठे हो। चमन अली की तहरीरों से तुम क्या काम ले रहे हो? आखिरकार मैंने वो नाम भी ले डाला। मुराद की आंखों में दहशत सिमट आई। मैंने अपनी बात जारी रखी, गोपाल चंद तुम्हारा साथ क्यों दे रहा है? धनी राम जैसा कातिल और डाकू तुम्हारा वफादार क्यों था? मौलादाद के घर पर बैठे हुए 5 मुसल्ला आदमी कल रात भर क्या कर रहे थे? मसहरी पर पड़े हुए मुराद की पेशानी पर पसीने की मोटी मोटी बूंदें उभर आईं। तुम बहुत कुछ मालूम कर चुके हो। मुझे मालूम नहीं था कि पानी मेरे सर से ऊंचा हो चुका है। मैं गद्दार और नमक हराम नहीं हूं। मैं दौलत के लालच में अंधा हो गया था। जिंदगी भर की महरूमियों ने मेरी आंखों पर पर्दे डाल दिए थे। मेरी इस भूल को मुआफ कर दो। मुआफी? सुल्तान शाह यक बयक बेफर गया। उसने मुराद की एक टांग पकड़कर उसे मुसहरी से नीचे घसीट लिया। तहखाने की महदूद फिजा मुराद की दिलदोज चीखों से लरज उठी। इसका सर खासी जोर से फर्श से टकराया था। मेरा बस चले तो तुम्हें इसी तरह घोड़े के सुम से बांधकर सड़कों पर घसीटा जाए। सुल्तान शाह ने आखिरी झटका देकर उसकी टांग छोड़ दी। इससे सूखते हुए जख्मों से दोबारा ताजा खून जारी हो गया। ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि तुम मुझे गोली ही मार दो। वो रोते और कराते हुए बोला, इतनी आसान मौत तुम्हें नहीं मिल सकती। सुल्तान शाह घुराया, सब कुछ उगल दो तो कुछ सोचा जा सकता है। मैंने तुम्हें हर बात बता दी है। कुछ और पूछना चाहते हो तो वो भी पूछ लो। अकरम इलाही और मकबूल चौधरी ने तुम्हें क्या काम सौंपा हुआ था? मैंने सिगरेट सुलगा कर सवाल किया। उसके चेहरे पर अजियत के आसार ओद कर आए क्योंकि वही उसकी सबसे कमजोर रग थी। सोचकर जवाब दोगे तो झूठ बोलोगे। सुल्तान शाह ने उसे घूरते हुए कहा, बस फिल बदी बोलना शुरू कर दो। वो एक प्राइवेट यूथ फोर्स कायम कराना चाहते थे। वो थूक निकल कर बोला, पूरी बात बताओ। वीरा तजस्सुस समेज लहजे में करची, कोई फर्जी कहानी सोचने की कोशिश मत करो। मैंने इनसे कभी नहीं पूछा कि वो इस फोर्स से क्या काम लेना चाहते हैं, मगर मैं जानता था कि वो कोई नेक और अच्छा काम नहीं होगा। इनके ज़हनों में कोई बड़ा मंसूबा परवरिश पा रहा था। उसने शिकस्त खोरदा लहजे में कहा, तुम झूठे हो। किसी मकसद को सामने रखे बगैर ऐसी तरबियत का आगाज कैसे किया जा सकता है? मैंने बताया ना कि तरबियत लेने वालों को हर जुल्म और ज्यादती के खिलाफ
हथियार उठाने और गुरिल्ला कार्रवाइयों के लिए तैयार किया जाता था। दूसरी तरफ तुम दूर उफ्तादा और पसमानदा दही इलाकों में दस्तावेजी फिल्मों के जरिए जुल्म और ज्यादतियों को उजागर करते फिर रहे थे। सहरा के जरिए इन्हें बता रहे थे कि शहरों में बसने वाले किस तरह इनका इत्तेसाल कर रहे हैं। फिर भी तुम इतने मासूम हो कि इनका पूरा मंसूबा नहीं समझ सके। वीरा ने मेरी बात आगे बढ़ाई। मैं सब कुछ समझ रहा था, मगर इस बारे में इनसे कभी कुछ नहीं पूछा। तुम उल्लू के पट्टे हो। सुल्तान शाह ने गुर्रा कर उसकी पसलियों में ठोकर रसीद की। हमें अल्फाज के गोरख धंधे में उलझाने की कोशिश मत करो। हम हर कीमत पर तुम्हारी जुबान से सच उगलवाने का फैसला कर चुके हैं। उसे दोनों हाथों से पसलियां दबाकर कराते हुए कहा, सहरा को मैंने बहुत मेहनत से कायम किया था। वो मेरी जाती एनजीओ थी। लोग सतार एदी को थैले भर भर कर बेहिसाब रकमें देते हैं। मुझे कहीं से कोई मदद नहीं मिल सकी। जब अकरम से मदद मिली तो इसके साथ कलंक के दाग लगे हुए थे। मैंने जानते बूझते हुए सब कुछ कबूल कर लिया। कृष्ण कुमार यूथ फोर्स बनाने में मसरूफ हो गया। यूथ फोर्स अंदरूनी इलाकों में शोरश के लिए कायम की जा रही थी। इसके लिए एहतजाज और बेचैनी की फिजा तैयार करने का काम मेरी सहरा कर रही थी। सहरा के तनख्वाहदार आदमी दूर दराज इलाकों में जाकर थोड़ी सी इमदाद के साथ लोगों के जहनों में बहुत सा जहर ऊंडे लाते थे। गुड, सुल्तान शाह ने इस्तजाहिया अंदाज में कहा। अब तुम राह रास्त पर आए हो। इसी के लिए तुमने डाकुओं और कातलों को भी अपने साथ शामिल कर लिया था? वीरा ने पूछा। मजबूरी थी। बुरे कामों के लिए बुरे लोगों से ही इब्तिदा करनी पड़ती है। बाद में दूसरे लोग भी आने लगे। अच्छे लोगों को तुम अपनी राह से हटाते रहे। सुल्तान शाह ने पहलू बदलकर सवाल किया। बिला वजह मैंने किसी की नक्सीर तक नहीं फोड़ी, क्योंकि मैंने खुद वक्त की बहुत मार खाई हुई है। गुलाम रसूल को किसने मारा था? सुल्तान शाह ने पूछा। मैं GR भिमरो की बात कर रहा हूं। मैंने वजह के बगैर किसी की नक्सीर तक नहीं फोड़ी, उसने अपनी पिछली बात दोहराते हुए कहा, और अपना रास्ता काटने वाले को माफ नहीं किया। मेरा मोबाइल फोन नंबर गिने चुने दोस्तों के पास था। जब इस पर तुम में से किसी ने मकबूल चौधरी का पैगाम दिया तो मैंने छानबीन शुरू कर दी कि मेरा नंबर बाहर कैसे निकला। मुझे पता चल गया कि GR मेरे बारे में छानबीन करता फिर रहा है। वो इन्फॉर्मर था। मैंने उसे मरवा दिया। उसने खामोश होकर फर्शी कालीन पर अपनी पोजीशन कदर तब्दील की, फिर अपनी बात जारी रखी। मैं ट्रक में भी तुमको बता चुका हूं कि मैं पढ़ा लिखा हूं। बगावत, कत्ल और गद्दारी जैसे जराइम के सजा जानता हूं, मगर खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए मेरे सामने कोई राह नहीं रही थी। मैंने अपनी 35 साल जिंदगी में कई वक्त फाकों से काटे हैं। मैं जिंदगी से उकता गया था। बरसों मैंने 2 के सिवा तीसरे जोड़े की सूरत नहीं देखी। पूरे हैदराबाद की खाक पैदल चानी है। रिक्शे और टैक्सी का सफर मेरे लिए ख्वाब था, क्योंकि मेरी जेबें हमेशा खाली होती थी। अकरम की पेशकश पर मैंने आंखें बंद करके खुद को तकदीर के हवाले कर दिया। आज मेरी जेबें भरी हुई हैं और मैं फजीरों का मालिक हूं। और तुम्हारा ज़मीर तुम्हें कभी मुलामत नहीं करता? सुल्तान शाह ने चुभते हुए लहजे में पूछा। वो यकायक बहुत जज्बाती हो गया। साईं, तुम किस ज़मीर की बात करते हो? पेट 4 दिन तक खाली रहे तो सबसे पहले भूखे का ज़मीर मर जाता है। वो खुद नहीं मरता, ढीठ बनकर जिंदा रहता है। मैंने भी उसी तरह जिंदा रहना सीखा है और अभी मजीद जिंदा रहना चाहते हो? वीरा ने तंज से कहा। हाँ, और मैं इसके लिए हर एक कीमत अदा करने पर तैयार हूं। अपना सब कुछ दे दूंगा। खाली हाथ जिंदा रहकर तुम क्या करोगे? फिर वही 2 जोड़े, शहर की खाक और कई दिनों की भूख तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। जिंदगी रही तो फिर कोई मौका मिल जाएगा। अब मैंने जिंदगी के दोनों रूप देख और परख लिए हैं। अपनी जिंदगी की ये कीमत तुम किसे अदा करना चाहते हो? वीरा ने तमस्कुर अमेज लहजे में सवाल किया। तुमको। इस बार उसने बिला तरद्दुद जवाब दिया। मैं तुम्हारे रहमो करम पर हूं, तुम्हारा कैदी हूं। मुझे पता चल चुका है कि तुम फौजी नहीं हो। मैं आज़ादी के लिए हर कीमत अदा करने पर आमादा हूं। शायद तुम्हें यह मालूम नहीं कि हम तुम्हारी तरह दौलत के भूखे या जरूरतमंद नहीं है। मुझे मालूम है कि तुम मकबूल चौधरी की NGO के ऊपर कब्जा करके माला माल हो चुके हो, लेकिन दुनिया में दौलत ऐसी शय है जिसकी तलब की कोई हद नहीं होती। पराई दौलत थोड़ी हो तो बहुत ज्यादा मालूम होती है। अपना माल कितना ही ज्यादा क्यों ना हो जाए, हमेशा कम लगता है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूं कि मुझसे कोई सौदा कर लो। उसने हम तीनों के सामने वाकई हाथ जोड़ दिए और वीरा के होंठों पर हकारत अमेज मुस्कुराहट फैल की। दुनिया में हर एक दौलत के लिए नहीं जीता। वीरा ने मेरी और सुल्तान शाह की तरफ इशारा करते हुए कहा। कुछ लोग इन जैसे भी हैं जो दौलत को हर वक्त जूती की नोक पर रखते हैं और फिर भी सदा खुश रहते हैं। बात किसी और रुख पर निकलती जा रही थी। मैंने दखल अंदाज होते हुए मुराद से कहा, यह बताओ कि तुम्हारे साथ ज्यादा हिंदू क्यों हैं? हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान साथ हैं। बस इत्तिफाक है कि वो तुमको ज्यादा नजर आते हैं।
कृष्ण कुमार और गोपाल के अलावा धनीराम भी तुमसे बहुत करीब था। मैंने उसे याद दिलाया, पाकिस्तान में एक से एक मुहब्बे वतन हिंदू रहता है, मगर इनमें खूबी यह है कि वो इस बारे में कभी जज्बाती नहीं होते। हर बात बहुत सब्र और सुकून से सुनते हैं, इसलिए इनसे बात करने में आसानी रहती है। जब वो पूरी बात सुन लेते हैं तो जरा आसानी से काबू में आ जाते हैं। गोपाल चंद से मैं अपने दिल की हर बात कर लेता हूं, मगर चमन अली से नहीं कर सकता। हालांकि दोनों अमेरिका के पड़े हुए और आजाद ख्याल हैं। वीरा ने फिर टांग अड़ा दी। तुम्हें जो मंसूबा दिया गया था उसका टारगेट और टाइम शेड्यूल क्या था? मैंने पूछा। मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। उसने अपनी पसलियां सहलाते हुए पलकें झपकाई। जॉन स्मिथ भी तुम्हें उम्र भर मुफ्त वजीफा नहीं दे सकता। हर मंसूबे का कोई वक्त और हदफ होता है, कारकर्दगी का मायार होता है। तुम्हारी इन सब तैयारियों के बाद वो कब तक और क्या करना चाहते हैं? हमारे टारगेट का इन्हिसार क्रिश्चियन पर है। वो नया छोड़ के जंगलों में छोटा सा कैंप चला रहा है। अभी तक 150 लड़के तैयार हुए हैं। जिस दिन हमारी यूथ फोर्स के 3000 आदमी तैयार होंगे, सबको पता चल जाएगा यूथ फोर्स मैदान में आ चुकी है। हथियार उठाकर मैदान में उतर आने को बगावत कहा जाता है। क्या तुम इसी की तैयारियां कर रहे हो? तुम इसे जो नाम चाहो दे लो। जॉन स्मिथ लोगों को जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ मुनअज़्ज़म करना चाहता है। जॉन स्मिथ दूसरे मुल्क और बर्रे आज़म का बाशिंदा है। इसे यहाँ के मजलूमों से इतनी हमदर्दी क्यों है? क्या इसे अमेरिका के मजलूम और पिसे हुए लोग नजर नहीं आते, जो कड़कते हुए जाड़ों की सर्द रातें गत्ते के डिब्बों में बंद होकर गुजारते हैं और तूफानी बारिशों से बचने के लिए अजीम उशान फ्लाई ओवर्स के नीचे पनाह लेते हैं? इस बार वीरा ने बहुत मुनासिब मिसाल दी। वह मजबूरन मैदान में आया है। इससे पहले अकरम इलाही और मकबूल चौधरी यही काम कर रहे थे। क्या यह मोटी सी बात अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आई कि इन दोनों का अपना कुछ भी नहीं था? वह फोर्ड फाउंडेशन के सरमाए पर पल रहे थे और इसी में से तुमको तुम्हारा हिस्सा दे रहे थे। इस वक्त बहुत सी बातें समझ में आ रही हैं। ये मैं वो सब बता रहा हूं जो पहले मैं समझता था। इस वक्त मैंने जानबूझकर किसी बात की गहराई में जाने की कोशिश नहीं की। शायद मुझे मालूम था कि हर गहराई में गंद ही गंद मिलेगा। तुम बीच में से निकल गए तो कृष्ण कभी भी यूथ फोर्स का मंसूबा मुकम्मल नहीं कर सकेगा। मुराद ने मेरी बात काट दी और फिजा में हाथ उठाकर कहा, तुम तीनों ने बातें करके मुझे थका दिया है। मेरे दिमाग की चोलें तक खिल गई हैं। तुम मुझसे एतराफ दर एतराफात कराए जा रहे हो, मेरी बात का कोई जवाब नहीं देते। तुम्हें अपनी बात का जवाब भी मिल जाएगा। हमें तुम्हारी पेशकश पर मशवरा करना पड़ेगा। बस कृष्ण के बारे में हमारे चंद सवालों के जवाब दे दो और फिर तुम्हें आराम का वक्फा मिल जाएगा। मुझे तुमसे किसी भलाई की उम्मीद नहीं है। उसकी आवाज में मायूसी दर आई। मगर मैं फिर भी तुम्हारी जुबान से तुम्हारा फैसला सुनना चाहता हूं। इसके लिए तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। कृष्ण मेरे साथ मिलकर तेजी से काम कर रहा था। मेरे बगैर उसकी रफ्तार सुस्त हो जाएगी, मगर वो काम करता रहेगा क्योंकि ये उसका मिशन भी है। क्या वो जॉन स्मिथ को जानता है? मैंने कदरे हैर से पूछा। ये उसका मिशन कैसे हो गया? जॉन उसे पहचानने से भी इनकार कर देगा। वो लोग रूटीन से हटकर कोई काम नहीं करते। कृष्ण भारतीय एजेंट है। इसे यहाँ लाइन मिल गई है। रकम और हथियारों के लालच में लड़के इसकी तरफ जा रहे हैं। वो अपने फंड से काम करता रहेगा। मुराद के इंकशाफ पर मैंने बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त किया और पूछा, तुम ये बात पहले से जानते थे? ना जानता होता तो शायद अकरम इलाही की दी हुई जिम्मेदारियों को आसानी से कबूल ना करता। मैं खामोशी से वापसी के लिए मुड़ा ही था कि उसने एहतजाज करना शुरू कर दिया। तुम वादा खिलाफी कर रहे हो। मुझे अपना फैसला सुनाओ और नीचे से उठाकर मसहरी पर लिटाओ। तुम्हें मालूम है कि मैं अज खुद उठने बैठने के काबिल नहीं हूं। इसका दूसरा मुतालबा जायज था। सुल्तान शाह ने बगलों में हाथ देकर उसे उठाने की कोशिश की थी कि उसने अजीयत से चीखना शुरू कर दिया। झटके से उसे नीचे खींच लेने की बात और थी, लेकिन एहतियात से उसे हिलाना जुलाना भी दुश्वार था। सुल्तान शाह ने उसे दोबारा फर्शी कालीन पर डाल दिया और हाथ झाड़ता हुआ अलग हो गया। तुमने अपनी जो राम कहानी सुनाई है इस पर खुद गौर कर लेना। मैंने निकास के रास्ते पर रुक कर उसे कहा, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हारे लिए हम क्या फैसला कर सकते हैं। मुझे सब अंदाजा है। मैं तुम्हारा इरादा जानना चाहता हूं। वो मजीद कुछ कहना चाहता था, मगर हम तीनों ही वहां से निकल गए। यह मेरी तवक्का से ज्यादा बेजमीर आदमी साबित हुआ है। लिफ्ट में सुल्तान शाह ने कहा, गनीमत है कि ऐसे लोगों की रस्सी ज्यादा दराज नहीं होने पाती। वो जल्दी मकाफाते अमल से दो चार हो जाते हैं। मैंने धीरे से कहा, यह भी अब हमारे रहमो करम पर है। जब चाहो इसका काम तमाम कर सकते हो। तुमने एक फैसला कर लिया है तो फिर इसे पालने से क्या फायदा? अब इसका किस्सा खत्म कर दिया होता। वीरा बोली, अव्वल खान हमारा मुखलिस साथी है। उसके मशवरे के बगैर मैं ऐसा कदम नहीं उठा सकता। इतनी देर में लिफ्ट दूसरी मंजिल पर पहुंचकर रुक गई थी। हम तीनों निकलकर अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। शाम हुई और वीरा ने महदूद पैमाने पर अपनी शुगल का आगाज कर दिया।
गनीमत यह था कि उसने सारा साजो सामान मेज पर सजाने की कोशिश नहीं की थी। कैबिनेट में से एक गिलास लेकर खामोशी से कुर्सी पर आ बैठी। मुझे अंदाजा था कि मैनोशी की आदत पुख्ता हो और आदमी की कुव्वत इरादी जरा भी कमजोर हो तो खून में अल्कोहल की सतह गिरते ही जिस्म और जहन का एक एक हिस्सा इसे सागरो मीना के ताक़ुब पर उकसाने लगता है, और वीरा इसी कमजोरी में मुब्तला थी। इसे हैरत थी कि मैं मैनोशी तर्क करने का फैसला करके इस पर कैसे कायम था। माइक्रो सेंटर में कयाम में जहां बहुत से फायदे हैं, वहां एक बड़ा नुकसान यह है कि मकबूल ने यहाँ शराब का वाफिर जखीरा जमा किया हुआ है जो तुम्हें हर वक्त पीने की तरगीब देता रहता है। मैंने वीरा के चेहरे पर नजरें जमा कर संजीदगी से कहा, यह ना भूलो कि मैं यहाँ से जो सरबंद बोतलें अपने साथ हैदराबाद ले गई थी वो इसी हालत में वापस आई हैं। जखीरा होने या ना होने से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। उसने गिलास से एक घूंट लेकर कहा, वहां हम जिन हालात से गुजर रहे थे इनमें तुम बोतल को हाथ लगाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। हम सब के आसाब पर सुल्तान शाह की वापसी का मसला छाया हुआ था। तुम भी इससे महफूज नहीं थी। सुल्तान शाह के बारे में मैं अब भी फिक्रमंद हूं, वो बोली। उसने अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद को छुपाया है। उसकी चाल में हल्की सी लंगड़ाहट तो तुमने भी नोट की होगी। इसकी चोटें इससे ज्यादा हैं जो नजर आ रही हैं। मैंने उसकी तायद की, तुम ही उसकी मिजाज पुरसी और देखभाल कर सकती हो। वो मुझे या गजाला को कुछ भी नहीं बताएगा, खामोशी से तकलीफ बर्दाश्त करता रहेगा। मैं एक कोशिश कर चुकी हूं। उसने मुस्कुराते हुए इंकिशाफ किया, मुश्किल यह है कि वो मेरी नीयत पर शुबा करता है। वही क्या, अब तो तुम भी हर वक्त मुझसे दूर भागने की कोशिशों में लगे रहती हो। हमारी वो गुफ्तगू जारी थी कि अव्वल खान आ पहुंचा। वो खासा बेशाश नजर आ रहा था। उसने आते ही इतला दी कि हामिद न सिर्फ मीरपुर खास से लौट आया था बल्कि अपने साथ कृष्ण कुमार की कुछ तस्वीर भी ले आया था जिनकी मदद से उसे घेरने की कोशिश की जा सकती थी। मौलादाद और उसके 5 मुसल्ला साथियों का सुराग नहीं मिला। वीरा ने उससे पूछा। वो सब खौफजदा होकर रिपोश हो चुके हैं। हसन और गुल्लू की मौत ने पूरे शहर में खौफो हिरास फैला दिया है। खौफो हिरास क्यों है? हमारा तो अंदाजा था कि लोग इनसे खुश नहीं थे। लोग किसी से कितने ही नाखुश बल्कि खौफजदा क्यों ना हो, इसकी मौत पर खुश नहीं होते। हर जुबान पर एक ही सवाल है कि किन लोगों ने इन जैसे शोरा पुश्तों को इतनी आसानी और खामोशी से ठिकाने लगाया है। पुलिस ने इस वाक़े को किस अंदाज में रिकॉर्ड पर लिया है? मैंने पूछा। फाह मुराद और कृष्ण कुमार का बहुत असर और रसूख है। हामिद के मुतालबे के बावजूद पुलिस ने इन दोनों के कत्ल का सेहरा अपने सर लेने से इनकार कर दिया। वो वाक़या नामालूम अफराद के खाते में डाला गया है। अच्छी बात यह है कि खौफ की वजह से वो लोग भी अपनी जुबानें बंद रखेंगे जिन्होंने हमें जाए वारदात से बाहर आते हुए देखा था। यह बहुत अफसोसनाक बात है कि कहीं कहीं मुजरिम कानून के मुहावजों के लिए भी हवा बन जाते हैं, लेकिन इस पर कोई नुक्ताचीनी नहीं की जा सकती। हामिद को सीधा सा जवाब मिला कि जब पुलिस वालों ने सिरे से कोई कार्रवाई नहीं की तो इन्हें इस किस्से में क्यों मुलव्वस किया जाए। वो लाजवाब हो गया। अव्वल खान ने बताया, यही गनीमत है कि उन्होंने हामिद की बात सुन ली। वीरा ने हंस कर कहा, वो तफ्तीश के लिए इसे रोकने का इख्तियार रखते थे। कोई कानूनी मोशगाफियों पर उतर आए तो बेशुमार मसाइल पैदा हो जाते हैं। दरअसल किसी भी सूरत हाल का इन्हिसार थानेदार के मिजाज और हौसले पर होता है। हामिद वहां से नाखुश लौटा है। अच्छा हुआ कि हम अपने बंदोबस्त के साथ वहां गए थे। आड़े वक्त में वहां किसी मदद की जरूरत पेश आ जाती तो हमें तारे नजर आ सकते थे। वीरा ने कहा, बहरहाल अब तो इस मामले को दाखिले दफ्तर ही समझना चाहिए। मुराद हमारे कब्जे में है। इसके तमाम साथी जेरे जमीन जा चुके हैं। हसन और गुल्लू के लिए कोई भी पैरवी करने नहीं आएगा। तुम शायद इस वक्त इसी बात का जश्न मना रही हो। अव्वल खान उसके गिलास की तरफ इशारा करके बोला, यह माइक्रो सेंटर की खराबी है। वीरा से पहले मैंने जवाब दिया। अभी तक हम यहाँ मुराद के चक्कर में रुके हुए थे कि वो न जाने कब फ्रीडम इंटरनेशनल के फोन पर मकबूल चौधरी से राब्ता कायम कर बैठे। अब वो खेल खत्म हो चुका है। सुबह हम अपने घर चले जाएंगे। घर की बात ही कुछ और होती है। चाहो तो इसी वक्त गुलशन इकबाल चले जाओ, मगर जाने से पहले मुझे अपने साथ मुराद से मिलवा दो। वो किस हाल में है और क्या कह रहा है? अव्वल खान ने बेतकल्लुफाना खुशदिली से कहा। बुरे हाल में और मायूस है। उसकी सारी तेजी और तरारी काफूर हो चुकी है। मैंने उसे आगाह किया। उसने शुरू से आखिर तक सारे एतराफात कर लिए हैं, जिनमें कृष्ण का भारतीय एजेंट होना भी शामिल है। मैं इसे मुराद के बारे में बताता हुआ उठ खड़ा हुआ। अव्वल खान को यह जानकर खुशी हुई कि हामिद के जिगर खराश तशद्दुद के बाद मुराद ने मजीद किसी मेहनत के बगैर सब कुछ उगल दिया था। इसका बयान की रोशनी में सहरा के रहे सहे असरात को ख़त्म किया जा सकता था। हम दोनों लिफ्ट के जरिए तहखाने में पहुंचे तो दिल को शदीद धचका लगा। वहां एक इबरतनाक मंजर हमारा मुंतजिर था। तहखाने का पूरा कालीन खून के लोथड़ों में छुपा हुआ था और खूनी तालाब के वस्त में मुराद की बेनूर लाश पड़ी हुई थी। हल्दी की तरह जर्द चेहरे पर उसकी फटी हुई आंखों में आखिरी लम्हों की
ऐसी दर्दनाक अजियत सब्त होकर रह गई थी कि ज्यादा देर तक की नाकों में देखना मुमकिन नहीं था। इस ज़ेरे जमीन कमरे का एक बड़ा आईना टूटा हुआ था। इसका एक तेज धार टुकड़ा खून के लोथरों के दरमियान पड़ा हुआ था। मुराद ने वो आईना तोड़कर इसके एक टुकड़े से अपनी बाईं कलाई और गर्दन की कई रगें काट ली थी, जिनसे उसके जिस्म का सारा खून बहकर कालीन पर फैल गया था। उसने अपनी खुदकुशी के लिए बहुत सुस्त और अजियतनाक तरीका इख्तियार किया था। खस कम जहां पाक। अव्वल खान धीरे से बुड़बुड़ाया, इसने खुद अपने लिए सजा का इंतखाब कर लिया। हम इसे ऐसी सजा देने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। हम ज्यादा से ज्यादा इसके सीने में 1-2 गोलियां उतार दी थी। इसकी बातों से अंदाजा हो गया था कि इसकी जिंदगी की हर आस टूट चुकी है। मैंने सपाट लहजा में कहा, मगर मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मुराद इतनी खामोशी से अपनी जान ले लेगा। वो चलने फिरने से माजूर हो चुका था, वरना इस बेसरो सामात खाने में भी उसे आसान तर खुदकुशी का कोई जरिया मिल सकता था। ये इंसान के अपने अमाल होते हैं जो इसको किसी बेहतर या बदतर अंजाम की तरफ धकेलते रहते हैं और फिर इसे कब्र में पहुंचा देते हैं। चंद दिनों में जहान्नमी रूहों की तादाद में खासा इजाफा हुआ है, मैंने सोचते हुए कहा, और वो सब ही मुराद जरीफ के शनासा थे। अकरम इलाही, मकबूल चौधरी, धनीराम, हसन और गुल्लू सब इसी की वजह से मारे गए हैं। वो एक हकीकत थी जिसे दोहराते हुए मुझे एहसास हुआ कि कोई एक शख्स गलत रास्ते पर चल रहा हो तो अपने साथ कितने लोगों को ले डूबता है। अव्वल खान ने झुककर उसके जर्द बल्कि तारीक चेहरे पर हाथ रखकर उसकी आंखों के पपोटे बंद करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सका। पथराई हुई आंखों के पपोटे अपनी जगह मुंचमंद हो गए थे। इसके खून के जमे हुए लोथड़ों से भी अंदाजा हो रहा था कि उसे खुदकुशी किए काफी देर गुजर चुकी थी, जिसकी वजह से लाज के सारे अजलात सर्द पड़ चुके थे। हम दोनों खामोशी के साथ नीचे रुकी हुई लिफ्ट की तरफ चल दिए।